हेलो एवरीवन, ग्रो विद गरिमा में स्वागत है। मैं गरिमा सैनी। आज हम बात करेंगे 7 फरवरी 2026 को हुए एग्ज़ाम सीटेट के बारे में, इसकी आंसर की के बारे में। आज हम सबसे पहले भाग के बारे में बात करेंगे, इसके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आंसर की के बारे में। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अभिकथन और कारण का बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। कारण है, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। समय व्यर्थ नहीं करते हैं ज़्यादा, हम इसका सीधे सही उत्तर पर चलते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर है विकल्प 2। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर रूढ़ियों को तोड़ सके। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, फिर से असर्शन और रीज़न का कारण प्रश्न है हमारा। अभिकथन है, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। कारण है, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। सही उत्तर है ए और आर दोनों गलत हैं। अब चलते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प 3, विविधता का सामान्य चित्रण। अब चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है, वह आकलन जो विद्यार्थी की प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसतन प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है मानक संदर्भित। अब चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें विकल्प चुन के बताना है कि कौन कौन से कथन कक्षा आकलन के बारे में सही हैं। पहला है, आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए। अब सही विकल्प चुनने हैं। सही विकल्प है, पहला विकल्प ही सही है। 1 और 2 कथन सही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 7। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। सही उत्तर है, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। यह भी असर्शन और रीजन का है। अभिकथन, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। सही उत्तर है विकल्प 2, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। देखिए, इसमें नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, ये बहुत, और क्योंकि इसमें प्रश्न में भी नेगेटिव है और इसलिए आंसर में भी नेगेटिव ढूंढना चाहिए। चलिए ये बात नहीं करते हैं, अभी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। विकल्प 3 हमारा सही है। गति, समन्वय, वैकल्य ठीक से देख, सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 11।
स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। विकल्प 2 सही उत्तर है परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12 प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प 3 प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। विकल्प 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 14 घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है विकल्प 4 घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए। अगला प्रश्न प्रश्न 15 जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। यहाँ और यहाँ क्या आएगा, इसमें विकल्प 4 सही हो जाएगा। लंबा समय और लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 16 फिर से असर्शन और रीज़न का प्रश्न है। अभिकथन शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। कारण है जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। सही विकल्प है विकल्प 4 ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 17 है अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में विकल्प 2 सही उत्तर है। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। सही उत्तर है विकल्प 3 विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 19 एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। सही विकल्प है सामाजिक रचनावाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 20 फिर से असर्शन और रीज़न। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए कारण है। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सही विकल्प है विकल्प 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 21 एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। सही विकल्प है छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 22 निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। विकल्प 1 सही उत्तर है व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 23 निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। विकल्प 4 सही उत्तर है प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 किशोरावस्था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 25
अभिकथन बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण है समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। सही उत्तर है विकल्प 4, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 26। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? सही उत्तर है विकल्प 1, संरक्षण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 27 यह है, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर रिक्त स्थान के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। सही उत्तर है विकल्प 3, क्रिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? सही उत्तर है विकल्प 4, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। अगला प्रश्न 29 जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? विकल्प 4, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न 30 लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि सही उत्तर है विकल्प 3, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के साथ सहयोग से कर सकते हैं। सीडीपी के सभी प्रश्नों के सही उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। बाकी इसके जितने भी भाग हैं सीटेट के पेपर के लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के सभी भाग और मैथ और साइंस के जो भी भाग हैं वो सभी आगे आने वाली वीडियो में सभी आपको मिल जाएंगे। आज और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाकी सभी सब्जेक्ट की आंसर की लेकर मैं आ रही हूँ आपके लिए। धन्यवाद।